ज्योग्राफी बाय आबिद सर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आबिद सैफी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक तरह से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी यूपीएससी ऑप्शनल का बैच शुरू किया है और बहुत कम और मिनिमम फीस में स्टार्ट किया है। और उसमें कई सारे एडवांटेजेस ऐसे हैं क्योंकि मेरा पर्सनल कमिटमेंट है। जो बड़े बड़े संस्थान है ना, जो हजारों में फीस ले रहे हैं, 50,000, 55,000, 45,000 फीस ले रहे हैं, और जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, पता नहीं वो 80% सिलेबस पूरा करते हैं या 70% सिलेबस पूरा करते हैं, 90% करते हैं। कंटेंट मिलता भी है, नहीं मिलता है, जो मटेरियल होता है स्टडी का मिलता नहीं मिलता। लेकिन इन चीजों के खिलाफ, ठीक है, मैंने खुद, ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं, ठीक है, जो बड़े बड़े संस्थान है, ठीक है, उनसे बेहतर जो कंटेंट होता है, उनसे बेहतर जो मटेरियल होता है वो प्रोवाइड करूंगा। और दो तरह से होगा। ऑनलाइन जो क्लास चल रही है, ठीक है, उसका जो मटेरियल है टोटल डिफरेंट है। और जो ऑफलाइन जब क्लासेस चलेंगी उसका जो कंटेंट होगा वो टोटली डिफरेंट मिलेगा आपको। यानी कि आपको पीडीएफ मिलेगा, और ये खुद मेरे रिटर्न नोट्स हैं, ठीक है, खुद सेल्फ रिटर्न नोट्स, और मैं खुद ही नोट्स तैयार कर रहा हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इसमें कंटेंट मेरा खुद का है, हाथ से लिखे हुए मेरे नोट्स खुद के हैं। वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए है। और जो मेरा जो टाइपिस्ट वाला नोट्स है, ठीक है, वो मेरा जो ऑनलाइन, खासकर जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दो तरह के नोट्स आपको मिलेंगे। एक तो परफेक्ट जो कंसेप्चुअल, जो एकदम करंट अफेयर से जुड़ा हुआ होता है, लेटेस्ट होता है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ के फॉर्म में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। और ऑफलाइन में आपको कंटेंट अलग मिलेगा, ठीक है, पोस्ट वो नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। तो ये बहुत कम फीस में ज्यादा से ज्यादा बच्चे को तक पहुंचाना है, मेरा टारगेट है। ठीक है, और ये नाम भी बनाना है अपना मार्केट में कि हाँ, ऑप्शनल ज्योग्राफी मीन्स डॉक्टर आबिद, एक ही नाम रहेगा कि यूपीएससी के क्षेत्र में भाई इसके पास चलना है। एक कम फीस भी लेगा बंदा, ठीक है, और डिटेल से करवाएगा भी, और अप टू डेट जो हमारा एक बंदा, मतलब एक तरह से हमारा जो वीकली टेस्ट होते हैं, आंसर राइटिंग स्किल्स होती है, उसको भी इंप्रूव करवाने का हमारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। तो ये मेरा कमिटमेंट है, ठीक है, इसीलिए जिद है भाई। इसीलिए जिद है कि आपको, ठीक है, एक बेहतर कंटेंट के साथ, एक मटेरियल के साथ आपको आगे लेके चलना है, ताकि कल को ये कोई ना बच्चा कह दे कि भाई हम आप आबिद सर के पास गए और आबिद सर ने ऐसा हमारे साथ कर दिया, पूरा सिलेबस पूरा नहीं करा। नहीं भाई, सिलेबस ऐसा होगा, ठीक है, अप टू डेट होगा, लिखने से लेकर पढ़ने और समझने। क्योंकि यहाँ सिर्फ बात पढ़ाने की नहीं है, यहाँ बात समझाने की भी है। यहाँ बात आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कराने की भी है। ये मेरा कमिटमेंट है, इसी को लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ। और बाकी जैसे आप जुड़ते चले जा रहे हैं, अच्छा है, धीरे धीरे बैच मजबूत बनेगा। और फिर जब हम ऑफलाइन की तरफ जाएंगे, वहां नेक्स्ट लेवल का हम कंटेंट डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो अधिक से अधिक इस चीज को शेयर करना आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के तरफ ये शेयर हो, ताकि उन बच्चों का भी सपना पूरा हो जाए ना, जो कम, ज्यादा फीस होने की वजह से ऑप्शनल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कम फीस है तो अच्छे से तैयारी करेंगे ना, मिलकर तैयारी करेंगे, कोऑपरेटिव, ठीक है, एक टीम के साथ और एक मैनेजमेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। डिस्कस करना है, मुझे बताते चलना बोर्ड पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी हम डिस्कस करने वाले हैं, और इंडियन ज्योग्राफी में आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंडियन बाउंड्रीज एंड इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन। यहां तक सभी को दिख रहा है बोर्ड पे? यस सर। प्रॉपर नजर आ रहा है? भारतीय तटीय सीमाएं, ठीक है, या मैं कहूं कि भी भारतीय सीमाओं को हम ले लेते हैं, तटियों को थोड़ा हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं, ठीक है। तो इंडियन बाउंड्रीज एंड इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, यानी कि भारतीय सीमाएं और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थितियां। तो मैं इसको यहां पर हिंदी में लिख देता हूं। भारतीय सीमाएं एवं महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थितियां, ठीक है। और इसका एक इंपॉर्टेंट चीज ये था कि हमारा जो सब टॉपिक था, हमारा जो सब टॉपिक था, वो सब टॉपिक हमारा डिस्कस कर रहा था कर्क रेखा पर। कहां पर था वो? कर्क रेखा पर हमने डिस्कस किया था। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये भारत के कुछ राज्य हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, स्पेस की कमी है, ठीक है।
सभी को दिख रहा है? यस सर। मिजो। तो हमने ये था, और लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि जस्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि जो कर्क रेखा है, जो ऑलमोस्ट 23 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, जो भारत को दो बराबर यानी कि इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, वो डिवाइड कर रही है, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, जो इसका सदर्न पार्ट है, ठीक है, फटाफट बताइए, जो सदर्न पार्ट है वो किस चीज को शो कर रहा है? जो सदर्न पार्ट है वो किस प्रकार की क्लाइमेट को लेकर आगे बढ़ रहा है? प्योर ट्रॉपिकल क्लाइमेट। किस प्रकार की क्लाइमेट है? प्योर ट्रॉपिकल। और इसका जो अपर पार्ट है, बहुत सारी क्लाइमेट्स हैं, खासकर हम इसके जस्ट ऊपर की तरफ देखते हैं नॉर्थ में, तो उस ट्रॉपिकल क्लाइमेट को लेके जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वो महाद्वीपीय जलवायु, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जिसे कहते हैं ना, उसको भी लेकर आगे बढ़ रहा है। तो हम और आगे जाते हैं तो हिमालयन बेस्ड क्लाइमेट भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें पोलर बेस्ड क्लाइमेट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के ऊपरी भाग में चले जाइए। तो अब हम यही आइडेंटिफाई करना है कि जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, हम उनको कैसे देखें और कैसे सीखें। ठीक है, तो ये हमारा गुजरात है पहला। ठीक है, हम इसको आगे लेके बढ़ते हैं, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं इसको हम, ताकि लोकेशंस को अच्छी तरह से हम देख सकें। ठीक है, ये क्या है? वाइब्रेंट गुजरात। ठीक, ये प्लेस बताइए मुझे, कौन सा प्लेस है ये? गल्फ ऑफ कैम्बे। क्या है? गल्फ ऑफ कैम्बे। और ये है गल्फ ऑफ कच्छ। कच्छ। ध्यान से देखना, इस पार्टिकुलर एरिया से, यानी कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, इसे रन ऑफ कच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? रन ऑफ कच्छ कहते हैं। ठीक है, ये यहां से एक लाइन ड्रॉ करके आगे बढ़ती है, यहां से। ठीक है, तो ये जनरली जहां तक गुजरात एंड होता है, ठीक है, छोटा सा हिस्सा राजस्थान का लग जाता है, बांसवाड़ा एरिया है ये वाला। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये गुजरात से टच होके जाता है, यानी कि टॉप ऑफ दी पार्ट। अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो गल्फ ऑफ कच्छ के ऊपर से हमें नजर आता है। और हाल ही के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन यहाँ से नजर आई है, जो हमें यहाँ से समझना है। अगर मैं इसे मानूं कि ये 23.5 है, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन हमें यहाँ आइडेंटिफाई करनी है, वो हमें देखनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है, ठीक है, अगर इस हिस्से को ध्यान से देखें तो पता चलता है, अगर लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी हम, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आजादी के बाद 1951 में एक पोर्ट बनाया गया था, जिसे हम कांडला पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कांडला पोर्ट कहते हैं। अगर मैं नाम लिखूंगा तो काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाएंगे, यानी कि स्पेस की कमी पड़ जाएगी। तो डिफरेंट तरीके से भी हम लिखने की कोशिश करेंगे, खासकर नंबरिंग के माध्यम से। किसके? नंबरिंग के माध्यम से। और आपके यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम में पूछा गया था यहाँ। ठीक है, एक है मुंद्रा पोर्ट, नाम सुना है मुंद्रा पोर्ट का? ठीक है, मुंद्रा पोर्ट यहाँ पूछा गया था, और एक इंपॉर्टेंट लोकेशन इसके नीचे ही है। अभी हम इसके आसपास नहीं जा रहे, अभी हम इसके पीछे नीचे की चीजें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है मैरिन नेशनल पार्क। क्या है? मैरिन नेशनल पार्क। ठीक है, और यहाँ एक चीज देखोगे आप, ठीक है, ये है ओखी। ओखी पोर्ट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ओखी पोर्ट। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पर आ जाते हैं कि भाई कर्क रेखा के नियर बाय उत्तर दक्षिण कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो पार्टिकुलर एरिया हम देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसे कहते हैं लिटिल रन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लिटिल रन। मतलब एग्जैक्टली ये लिटिल रन से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? लिटिल रन से होकर ये एग्जैक्टली गुजरती है। ठीक है, अब एक ध्यान से देखना, जैसे लिटिल रन से हम जाते हैं तो इसके अलावा एक पार्टिकुलर हिस्सा यहाँ भी देखना, ये वाला हिस्सा, यहां पर आपको नजर आएगा हिम्मतनगर। क्या नजर आएगा? उत्तर में हिम्मतनगर। और ये जो हिस्सा मैंने डार्क कलरफुल किया, मतलब ये जो हिस्सा मैंने, ठीक है, ड्रॉ किया है, इस हिस्से को हम कह सकते हैं कि वाइल्ड एस लाइफ सेंचुरी। आपने नाम सुना है जंगली गधा बच्चों? जंगली गधा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यस सर। ठीक है, ध्यान से देखना, ये नियर बाय जंगली गधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास होती है। ठीक है, ये यहाँ से पास होकर गुजरती है। इसके अलावा ध्यान से देखना कि इसके नीचे, यानी कि कर्क रेखा के दक्षिण में एक शहर है जिसको कहते हैं गांधीनगर। क्या कहते हैं? गांधीनगर। गांधीनगर कहते हैं। और इसके ही नीचे जो पार्टिकुलर एरिया मिलेगा, इसे कहते हैं भुज। भुज से जुड़ी घटना कोई बता सकता है हाल ही में? ठीक है, या फिर अतीत में जो महत्वपूर्ण कोई घटना यहाँ पर घटी हो भुज में?
यस सर सर, भूकंप अभी आया हाँ, था। बताओ। 2001 में शायद भूकंप आया था यहाँ पे। इस 2001 2004। में ये क्षेत्र भूकंप से प्रभावित हुआ था, ठीक है। तो ये इसलिए चर्चा में बना हुआ है कि यहाँ जो अर्थक्वेक 2001 में आया था। ग्रेट। और बताओ। और सर यहाँ पे स्ट्राइक भी हुआ था पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे। ठीक है, ग्रेट, बिल्कुल सही है। और ध्यान रखना, ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। कहां पर है ये? कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा इसी के आसपास, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लोकेशन और है। अगर आप लिख रहे हो तो इसे वो लिख लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लोकेशन और है एक, जिसे हम नारायण सरोवर कहते हैं। नारायण सरोवर कहते हैं। और अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 2023 में गुजरात में एक वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था। क्या डिक्लेयर किया गया था? वेटलैंड। कोई बता सकता है वो क्या वेटलैंड है? जल्दी से। पढ़ा था? सॉरी। खिचारिया। ठीक है, यहां ध्यान से देखना, ये जो मैंने मैरीन नेशनल पार्क लिखा है, ये वाला पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, इसके एग्जैक्ट यहाँ आसपास में, ठीक है, एक खिजाड़िया वेटलैंड है। क्या है? खिचाड़िया वेटलैंड। एक्चुअल में ये एक बर्ड सेंचुरी है। क्या है? बर्ड सेंचुरी है। और साथ में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। देखो, खाली हमने कर्क रेखा के आधार पर बहुत सारी चीजें याद करने की कोशिश की है कि कर्क रेखा के उत्तर में अगर महसाणा है, ठीक है, या हिम्मतनगर है, तो उसके दक्षिण में हम देखेंगे तो गांधीनगर है, उसके दक्षिण में भुज भी है। उससे बिल्कुल एग्जैक्टली कर्क रेखा जो आप देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा, जो लिटिल रन है, जो छोटा वाला कच्छ है, वहां से पास ऑन होती है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, ठीक है, यहाँ यानी कि ये जो एक पर्टिकुलर वाइल्ड एफ जंगली गधा लाइफ सेंचुरी है, वहां से भी होके पास ऑन होता है, ठीक है। और थोड़ा सा इसके नीचे और आते हैं तो अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत सब इसके नीचे मिलेगा। और ऊपर से सबसे महत्वपूर्ण चीज ये जो कांडला पोर्ट है, ठीक है, वो भी इसके नीचे ही है, दक्षिण में है। मुंद्रा पोर्ट इसके दक्षिण में है, ठीक है। नारायण सरोवर इसके दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। और एक जगह और है बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे है, जनरली इसको क्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीक। लेकिन एक्चुअल में इसका नाम है गढ़िया क्रीक। क्या है? गढ़िया क्रीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है। तो अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये रन ऑन कच्छ से पास होती है, लिटिल रन से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। और गांधीनगर इसके दक्षिण में है, हिम्मतनगर इसके उत्तर में है, नारायण सरोवर इसके दक्षिण में है, भुज भी इसके दक्षिण में है, मुंद्रा पोर्ट भी इसका दक्षिण में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो ओखी पोर्ट आप देखेंगे वो एग्जैक्टली बिल्कुल कॉर्नर पर है। और यानी कि मैरीन नेशनल पार्क भी आप गल्फ ऑफ कच्छ में देखेंगे, ठीक है। और मैरीन नेशनल पार्क के जस्ट बराबर में खिजारिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या वाइल्ड वेटलैंड है, जिसे 2023 में, ठीक है, गुजरात के अंदर वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? अभी हाल ही में मतलब यूपीएससी का जो क्रेज था वो पोर्ट्स की तरफ ज्यादा देखने को मिला, जिसमें अगर कांडला को देखें तो कांडला भारत का हाईएस्ट प्रॉफिटेबल पोर्ट है, जो आजादी के बाद कराची को, ठीक है, रिप्लेस करने के लिए बनाया गया। कराची का जो, ठीक है, एक अल्टरनेट था, उसको हैंडल करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट बन चुका है, ठीक है। हाईएस्ट अर्निंग प्रॉफिट पोर्ट भी बन चुका है। के कामराजा पोर्ट हुआ करता था, जो फिलहाल अब नहीं है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा बन गया है। अडानी पोर्ट समथिंग समथिंग आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कहाँ है मेरा ढक्कन? ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ओखी पोर्ट है, तो इसके नीचे यहां पर आपको द्वारका नजर आएगा। क्या नजर आएगा? द्वारका नजर आएगा। और गांधी जी का बर्थ प्लेस कौन सा है? गांधी जी का बर्थ प्लेस? पोरबंदर। पोरबंदर। एग्जैक्टली। तो पोरबंदर आप देखेंगे तो पोरबंदर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, कठियावाड़ रीजन, क्या है? कठियावाड़ रीजन। तो ये कठियावाड़ रीजन जो है, ये अपने आप में गिर नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। लो, और भी हमने बना दिया यहाँ टिपिकली लोकेशन, और हमने क्लियर कर दी कि ये क्या है, ये, ठीक है, गिर नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। किसके लिए? गिर नेशनल पार्क। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर आपने सोमनाथ का नाम सुना होगा, नाम सुना है सोमनाथ का? यस सर। सोमनाथ मंदिर। एग्जैक्टली वो इसके बिल्कुल नीचे है यहाँ पर, ठीक है। ये सोमनाथ टेम्पल आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अच्छा, दीव का नाम सुना है? दीव? यस दीव, सर। एग्जैक्टली, ठीक है, याद रखना, ये जो दमन दीव है उसका एक छोटा सा आइलैंड दीव के रूप में हमारे सामने यहाँ मौजूद है, इसे दीव कहते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एकमात्र यूटी है जो 100% सोलर से चलने वाला बन गया है, ठीक है। 100% सोलर है यहाँ पर।
गेटिंग माय पॉइंट? तो ये लोकेशंस है हमारी इंपॉर्टेंट, कैसे कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है और कैसे कैसे समझना है। ठीक है, इसे कवर कर सकते हो तो कर लो। कर लिया सर। कर लिया? इसमें दो चीजें रह हाँ गई हैं अभी। साथ, ठीक है, इसमें साथ दो ही चीजें रह साथ ही। गई हैं। ओ इधर वाला नहीं था। ठीक है, इसमें रिवर्स रह गई हैं। क्या रह गई हैं? रिवर्स। आप ध्यान से देखना, एक है माही रिवर जो इसको कट करती है, एक है साबरमती रिवर जो इसको कट करती है। ठीक है, तो ये दो रिवर भी लिख लेना। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ट्वाइस कटती है, आई थिंक साबरमती। ठीक है, इसको भी लिख लेना। लिख लिया? यस सर। अच्छा, एक चीज पे काफी चर्चा रहती है कि सर क्रीक, नाम सुना है सर क्रीक का? यस सर। किसलिए किन दो देशों के बीच में विवाद का पॉइंट है ये वाला? ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ही है। एग्जैक्टली exactly. इसको ध्यान से देखना, ये जो अगर पॉइंट आप देखेंगे जहां से 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत में एंट्री करती है, इसके जस्ट ऊपर पे ही आपको सर क्रीक मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जस्ट के ऊपर ही मिलेगा, ज्यादा दूरी पर नहीं है, कुछ किलोमीटर के ऊपर सर क्रीक मिलेगा। तो ये भी आपको याद रखना है, जो सर क्रीक है जनरली जिसको कोरी क्रीक भी कहा जाता है। ठीक है, ये कर्क रेखा के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कोरी क्रीक। अगर ये नहीं कह सकते तो सर क्रीक। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये बात समझ में आ जाती है। और रन ऑफ कच्छ जहां पर, ठीक है, लूनी नदी डिसिपेयर हो जाती है, वो भी इसके ऊपर ही आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारे बेसिक से क्वेश्चन है जो हमने गुजरात से सीखे हैं कि पास ऑन जब होती है तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से हमारी समझ में आनी चाहिए। इसे मिटा दें? यस सर। इसके नीचे लिख लेना नोट। नोट बना लेना इसके नीचे, नोट बना के नीचे लिख लेना। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से पास होकर या गुजर मतलब गुजरती है, राजस्थान के बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। समझ में आ रहा है सभी को? भोपाल। अच्छा, सांची किस लिए पॉपुलर है, कोई बता सकता है? हाँ भाई बच्चों, क्या सर? सांची किस लिए पॉपुलर है, कोई बता सकता है कि हाँ सांची पॉपुलर फॉर दिस वन? यहाँ पे अम्ल वर्षा हुआ था सर। यहाँ पर अम्ल वर्षा हुआ था।
और अच्छा त्रासदी भी हुआ था। अच्छा, सांची में। और भोपाल की बात है वो बोली। भोपाल में आइसोसाइनाइड 1984। यस। ठीक है। यस। गैस लीक हुआ था, यहाँ पर त्रासदी हुई थी। लेकिन यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक सांची नामक जगह है। क्या है? सांची। सांची इज वेरी फेमस फॉर बौद्ध किस स्तूप धर्म? किस प्रोफेसर। धर्म का पवित्र स्थल है? ये बौद्ध धर्म का पवित्र पवित्र बौद्ध। स्थल है। और याद रखना, ये जो वन विहार हम पढ़ रहे हैं, वन विहार इज अ वेरी वेरी पॉपुलर एंड वेरी फेमस। एंड ये जो है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। किसके? कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, नियर भोपाल। और उमरिया के नजदीक आप जाएंगे तो आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क मिलेगा। क्या मिलेगा? बांधवगढ़। ठीक है, नेशनल पार्क। मैं इसे टाइगर रिजर्व भी लिख देता हूँ, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व है, नियर उमरिया। ठीक है, जैसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो अब ध्यान से देखना कि कर्क रेखा के उत्तर में आपको बांधवगढ़ मिलेगा, और कर्क रेखा के दक्षिण में आपको वन विहार मिलेगा, और कर्क रेखा के दक्षिण में ही आपको भोपाल मिलेगा और सांची मिलेगा। उज्जैन, उज्जैन क्यों फेमस है? सर यहाँ पे ओके। वो लगती है, मेला लगती है, कुंभ का मेला। एग्जैक्टली exactly, कुंभ का मेला लगता है यहाँ पर। ठीक है, ये बात समझ लेना। उज्जैन और एक कौन कौन सी प्लेसेस है जरा बताना मुझे। इलाहाबाद हो गया, सर प्रयागराज उज्जैन, जिसे हम नासिक। कहते हैं। ठीक है। नासिक। नासिक हो गया, उज्जैन हो गया, और हरिद्वार हो गया। इलाहाबाद। ये चार हाँ प्लेसेस हैं जहां पर हर 6 साल के बाद एक कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। एंड दीज सर, वर चार स्टार्टेड साल बाय पे लगती है। 6 साल। ठीक है। 4 साल पे लगती है। ठीक है, 4 साल, फिर 12 साल, 6 साल, कुछ ऐसा एक इनका योग बैठता है जहां लगाया जाता है। ठीक है। एंड दीज और वर स्टार्टेड बाय, ठीक है, वर्धन डायनेस्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा काम यहाँ खत्म हो चुका है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमने कई सारी चीजें यहाँ डिस्कस करी हैं। रतलाम यानी कि मेजर सिटीज, ठीक है, और हिस्टोरिकल सिटीज, और नेशनल पार्क, और इसके अलावा वन विहार नेशनल पार्क। अब यहाँ पर कहानी आ जाती है कौन कौन सी। ठीक है, ये श्रृंखलाएं जहां से गुजरती है, लिखना स्टार्ट करो फटाफट। ये भारनेर श्रृंखला से होकर गुजरती है। भारनेर श्रृंखला से होकर गुजरती है। भारनेर। ठीक है। एग्जैक्टली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहां पर ये लिख दूं, भारनेर रेंज। क्या लिख दूं? भारनेर रेंज। और इसके अलावा अगर मैं ये बना दूं यहां पर कि ये मैकाल रेंज इसके दक्षिण में है। क्या है? मैकाल रेंज इसके दक्षिण में है। और दूसरा, अगर ये जो पार्टिकुलर हिस्सा, ये पार्टिकुलर हिस्सा अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि ये, क्योंकि मध्य प्रदेश की साइड से साउथ वेस्ट बघेलखंड से भी होके गुजरती है। कहां से होके गुजरती है? साउथ वेस्ट बघेलखंड से भी होके गुजरती है। तो इन द सेंस अगर मैं ये कहूं कि यहाँ ये बांसवाड़ा क्षेत्र से एंटर करती है फ्रॉम राजस्थान, और ये अगर ध्यान से देखा तो हमें पता चलता है ये मालवा का रीजन है। कौन सा रीजन है ये? ठीक है, मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू किस लिए फेमस है, कोई बता सकता है? हम्म। सर पता। ठीक है, वेरी फेमस फॉर, ठीक है, यहाँ ब्लैक सॉइल पाया जाता है जो कॉटन के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। और आप ध्यान से इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि ये अरावली और विंध्याचल के बीच का एक पॉपुलर पार्ट है। ठीक है, विंध्याचल और अरावली के बीच में जो मालवा का है वो आपका बहुत पॉपुलर पार्ट मिलेगा। और ये जो आप इंदौर शहर देख रहे हैं, ठीक है, ये भी मालवा प्लेट्यू में ही आपको मिलेगा। और इंदौर को एक्चुअल में क्या कहा जाता है, फैक्चुअल की नजर से देखें तो ये मुंबई है, मध्य प्रदेश का। इसको मुंबई कहते हैं। मुंबई क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है? वाई इट इज कॉल्ड द मुंबई ऑफ मध्य प्रदेश? इकोनॉमिकल वो होगा सर। हाँ, कोई और भी है? जी सर, मुंबई इसलिए फेमस है, वहाँ फिल्म ज्यादा बनते हैं। अच्छा, फिल्म ज्यादा बनती है, नला। ये इसे क्यों कहते हैं भाई, इंदौर को मुंबई क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश का? एक तो थोड़ा दूर। इकोनॉमिकल रीजन होगा, फिर उसके बाद वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, फिर ये सिटी है अरे इसलिए। अरे अरे रुको रुको महाराज। ठीक है, किस लिए फेमस जी। है? कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है भाई, मुंबई को क्या कहते हैं? कॉटनोपोलिस कहते हैं ना इंडिया का। यस यस सर। सर। भाई कॉटन इंडस्ट्री ज्यादा था, एक जमाना था उसको मैनचेस्टर कहा जाता था। अब तो नहीं कहा जाता। अब क्या कहते हैं उसको? खाली कॉटनोपोलिस कहते हैं। मैनचेस्टर किसे कहते हैं अब? मैनचेस्टर सब अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है।
तो ये भी आपको याद रखना है, जो शहर है, पार्टिकुलर शहर है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इस चीज समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो हमें ये देखा कि इंदौर जो है वो एक तरह से दक्षिण में है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन अपने साथ लेके बैठा हुआ है। और जहां तक मुझे मालूम है, ये 2016 से लेकर 2024, मैं तो 23 ही बोल देता हूँ, ये भारत का सर्वोच्च स्वच्छ शहर की कैटेगरी में लगातार टॉप कर रहा है। किस कैटेगरी में कर रहा है? क्लीन सिटी में। तो भारत का सबसे क्लीन शहर कौन सा माना जाता है? ये है। ठीक है, इंदौर। तो इस चीज से आपको याद रखना है। और दूसरा एक फेमस रिवर है, जिसको हम, एक फेमस रिवर है जो अपनी ठीक है, बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? बैडलैंड टोपोग्राफी। बता सकता है बैडलैंड टोपोग्राफी? यानी खराब उत्खातित भूमि, जिसमें गली होती है, जिसमें रिल्स होती हैं। ठीक है, ये जानी जाती है जनरली इस रिवर को। ठीक है, हम क्या किस नाम से जानते हैं? चंबल की नदी के नाम से जानते हैं। किस रिवर से? चंबल नदी या चंबल रिवर के नाम से जानते हैं। तो चंबल रिवर इसको पास ऑन करती है, याद रखना। ठीक है, चंबल रिवर इसको क्रॉस करती है, लिख भी सकते हैं आप ये कि चंबल रिवर। ठीक है, जिसमें चंबल भी है, पार्वती भी है, सोन भी, और भी बहुत सारे रिवर हैं, एक साथ इसको क्रॉस भी करती हैं। तो लिख सकते हैं आप ये चंबल, पार्वती, सोन नदियां इसको क्रॉस करती हैं। ठीक है, लिख लिया? यस सर। मिटा दें इसको? यस सर। चलो, अगला लेना। ठीक है, छत्तीसगढ़ की हेडिंग बना लो। छत्तीसगढ़ की हेडिंग बना लो आप। ध्यान से देखना, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बात कर रहे हैं हम। बिहार का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो दो चीजें याद रखना। जैसे ही साउथ वेस्ट बघेलखंड से ये छत्तीसगढ़ के अंदर एंटर करता है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर बघेलखंड का काफी बड़ा एरिया है जो यहाँ से एंटर करता है। और कर्क रेखा के उत्तर में सबसे पहले मिलता है संजय गांधी नेशनल पार्क, और इसके दक्षिण में मिलता है अचनकबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या मिलता है? अचनकबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसको ध्यान से देखना, ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, ये वाला प्लेस, ये प्लेस कहा जाता है गोंड ट्राइब। क्या कहा जाता है? या कौन सी ट्राइब रहती है? गोंड ट्राइब रहती है, जिसे होम ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि ओरिजिनली होम ऑफ इंडिया भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और ये जो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, ये पार्टिकुलर फैला हुआ है यहाँ तक, इसको भी याद रखना है कि ये अचानकबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। ठीक है, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हिल है। ठीक है, जनरली इसको हम मेलन हिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलन हिल्स। ये इससे भी पास ऑन होती है, मेलन हिल से। और इसके दक्षिण में है बैकुंठपुर, या फिर हम कह सकते हैं अंबिकापुर, इसके दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से 3 से 4 चीजें हमें समझ में आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सेकंड।
ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमें 3 से 4 ही चीजें हमें पढ़नी है, ज्यादा चीजें यहां से हमें नहीं पढ़नी है। और अगर आप ध्यान से देखें तो पता चलता है, अगर वो नाम सुना गुरु घासीदास, ठीक है, एक गुरु घासीदास नामक जगह है, वो भी आपको इसके उत्तर में ही देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गुरु घासीदास इसके उत्तर में ही आपको देखने को मिलेगा। तो टिपिकली हम देखें तो हमारा एक इंपॉर्टेंट लोकेशन ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट लोकेशन हमारा ये बघेलखंड है, तीसरा इंपॉर्टेंट लोकेशन हमारा अचनकबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चौथा है अमरकंटक, पांचवा है गौंडराई, छठा है बैकुंठपुर नियर अंबिकापुर, और सातवां इंपॉर्टेंट लोकेशन है हमारा मेलन हिल्स। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बैकुंठपुर, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है। कारण ये है, जब IST यहाँ से गुजरेगा, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम होता है हमारा, वो यहाँ से पास ऑन होता है, तो वो दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैकुंठपुर नियर अंबिकापुर नियर सूरजपुर एक जगह जो है वहां से निकलता है, तो ये हिस्सा काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, तो इसको भी आपको आगे समझेंगे हम। अगली हेडिंग बना लो झारखंड, झारखंड बना लो। कितने बच्चे ऐड हो चुके हैं? अगली हेडिंग झारखंड बना लीजिए, मिटा दें इसको। यस सर। अच्छा, झारखंड हेडिंग बना लो झारखंड। इंपॉर्टेंट लोकेशन फटाफट लिखते चले जाना, ये यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो हमें समझनी है। ठीक है, इसके उत्तर में है पलामू टाइगर रिजर्व, और ये पास ऑन होता है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। कहां से पास ऑन होता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू से। इसके उत्तर में आपको मिलेगा हजारी बाग, और बिल्कुल एग्जैक्टली जहां से पास ऑन होता है उसे कहते हैं लहरदागा। लहरदागा नामक जगह से पास ऑन होता है, और रांची इसके दक्षिण में स्थित है। कहां स्थित है? इसके दक्षिण में स्थित है। और दूसरा एक है डालमा। डालमा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। डालमा, डालमा अपने बारे अंदर भी एक डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में भी जाना जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो रांची है हमारे पास डालमा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमें डिस्कस करनी चाहिए, वो है महुआ। ठीक है, यहां आप देखेंगे इस पार्टिकुलर एरिया में महुआद नगर, ठीक है, वॉल्फ सेंचुरी कहाँ है? महुआद नगर। ठीक है, और वॉल्फ सेंचुरी क्या है? वॉल्फ सेंचुरी एक्चुअली ये जो प्लेस आप देख रहे हैं ना, ये प्लेस कहा जाता है कि बर्थ प्लेस ऑफ वॉल्फ, भारतीय भेड़ों का ये जन्म स्थान है एक तरह से। कौन सा है? भारतीय भेड़ों का जन्म स्थान है। और जो ये डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने आपको बताई है, एक्चुअल में डालमा के अंदर एक चीज और है जिसे हम कॉरिडोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉरिडोर। और ये कॉरिडोर जो है वो एलिफेंट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। तो डालमा एलिफेंट कॉरिडोर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, और रांची जो है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। छोटा नागपुर पठार से ही बिल्कुल पास ऑन होती है। ठीक है, और छोटा नागपुर पठार किस लिए जाना जाता है, कोई मुझे बता सकता है? हाँ भाई, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को जनरली हम कहते हैं मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। ये जो छोटा नागपुर पठार हमने देखा है, जो लिखा है, इसको भी याद रखना। इसका जो विस्तार है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, बिहार से है, यानी कि दक्षिणी बिहार तक आपको मिलेगा। दूसरा, इसका विस्तार पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, इसका हल्का फुल्का विस्तार छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। और इसका विस्तार आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, एक तरह से ज्यादा तो नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत ही मध्य प्रदेश में, बाकी रेस्ट ऑफ द जो है वो झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 4 आपको स्टेट के नाम लिखवाए हैं, मेनली यही 4 नाम है, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, मेटेलिक एंड
नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज के लिए, किसमें, लोह और अलोह धात्विक जो संसाधन है उसके लिए ये जो पर्टिकुलर एरिया है बहुत ज्यादा है। और ध्यान रखना आपके एग्जाम में इस पर्टिकुलर एरिया को शील्ड कहा गया है। क्या कहा गया है? शील्ड। क्या कहा गया है? शील्ड कहा गया है। तो कल को छोटा नागपुर पठार की जगह शील्ड कहते तो आपको घबराना नहीं है। इसके अलावा इसको क्रेटा जोन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? क्रेटो जोन। ठीक है, तो दो नाम है इसके, शील्ड है और क्रेटोजोन है। और इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है ओल्डेस्ट रॉक। क्या होता है? ओल्डेस्ट रॉक। ओल्डेस्ट रॉक का मतलब होता है ये प्राइमरी रॉक्स हैं। कौन सी रॉक्स हैं ये? प्राइमरी टाइम। रॉक्स हैं। प्राइमरी रॉक्स कौन सी होती हैं? प्राथमिक चट्टाने, यानी कि आगरे जो चट्टाने हैं ये उसका बना हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे शील्ड मौजूद हैं जो संसाधनों से भरे हुए हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा कैनेडियन शील्ड का। नाम सुना है कैनेडियन शील्ड का? एक यस है सर। कैनेडियन, एग्जैक्टली। तो कनाडा के अंदर मिलता है कैनेडियन शील्ड, अमेरिका में अपलेशन माउंटेन के पास मिलेगा, साइबेरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और भारत में आपको छोटा नागपुर पठार के रूप में मिलेगा। तो इससे एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ आ जाता है, ये प्राइमरी रॉक है तो क्या है? एक्चुअल में ये एक तरह का डॉम है। क्या है? डॉम। डॉम का मतलब क्या होता है? गुंबद। क्या होता है? गुंबद है ये। ठीक है, गुंबद क्या है? अगर कभी आप ध्यान से देखेंगे तो अतीत में जब बना होगा तो ये एक बैथोलिथ था। देखो कैसे क्वेश्चन आपके अंदर से निकल के आते हैं। बैथोलिथ था। क्या था ये? बैथोलिथ। तो अकेले छोटा नागपुर पठार से कितने सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, और ये बैथोलिथ है। और बैथोलिथ किससे संबंधित है? बैथोलिथ है इंट्रूसिव रॉक। किससे संबंधित है? इंट्रूसिव रॉक्स। बात समझ में आ रही है? मैं यस थोड़ा सर। इंक भर लूं। ठीक है, अब मुझे थोड़ा बताते चलो कि इंट्रूसिव रॉक क्या होता है। ओहो, एक सेकेंड। हाँ, मैं इस पे इंक डाल दूं इसमें। बता दो भाई इंट्रूसिव रॉक क्या होता है जल्दी से। आंतरिक चट्टाने कहते हैं इनको, आंतरिक चट्टाने। क्या कहते हैं? आंतरिक चट्टाने। नितिन, आंतरिक सर चट्टानों का नाम सुना है? जो मैग्मा से बनी होती है शायद उन्हीं को कहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। ठीक है, क्या कहते हैं? इंट्रूसिव रॉक। एग्जैक्टली तो आपके एग्जाम में यूपीएससी इस वर्ड को ट्विस्ट भी कर सकता है, घुमा भी सकता है। वो इसको क्या बोलेगा? प्लूटोनिक रॉक। क्या कहेगा? प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, देखो कितने यहाँ से कहानी शुरू हुई हमारी कि अकेले छोटे नागपुर पठार से कितने सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। ठीक है, जनरली इसको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं और इसको हम प्लूटोनिक रॉक्स भी कह सकते हैं, और इसको हम इंट्रूसिव रॉक भी कह सकते हैं। दूसरा नाम है इसका बैथोलिक। गुंबद है, प्राइमरी रॉक है, ओल्डेस्ट रॉक है, शील्ड भी कहा जाता है, क्रेटोजोन भी कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार है और छोटा नागपुर पठार से गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा के एग्जैक्टली थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर, वहां आपको पलामू टाइगर रिजर्व मिलेगा। क्या मिलेगा? पलामू टाइगर रिजर्व। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। अगली हेडिंग बना लो फटाफट। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ये कवर कर लिया आप लोगों ने? यस सर। हाँ यार, ये बार बार गिर जाता है मेरे से। मिटा दे इसको। यस सर। ठीक है, पश्चिम बंगाल लिख लो फटाफट। हेडिंग बनाओ। पश्चिम बंगाल।
बस मुझे दुर्गापुर के बारे में बता दो, आपको एक फेमस जगह दुर्गापुर में। यहाँ पे इंडस्ट्रियल, कोई रॉ मटेरियल, अच्छा, रॉ और मटेरियल। ठीक है, रानीगंज, ठीक है, जो एक जगह है, जो कोल माइन है वो यहाँ बिल्कुल पास में आपको देखने को मिलेगी। रानीगंज कोल्ड फील्ड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ दुर्गापुर की जब हम बात करेंगे तो ये बहुत फेमस है आयरन एंड स्टील प्लांट्स के लिए, ठीक है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स के लिए। ये सेकंड पंचवर्षीय योजना में हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग के रूप में स्थापित किया गया था विद द हेल्प ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसकी मदद से ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, तो आयरन स्टील प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर। और ये कैसा था, भारत में जब सेकंड FYP स्टार्ट हुआ था, किसके नाम से, PC महाल नोबिस के नाम से वो शुरू किया गया था, जिसका एक ही लक्ष्य था कि भारत में अब भारी उद्योगों को स्थापित करना है। इन भारी उद्योगों में एक जगह ये भी थी दुर्गापुर, ठीक है। तो दुर्गापुर किस लिए जाना जाता है, आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है। आसनसोल के बारे में कोई बता सकता है, इट्स वेरी क्लोज टू द बिहार, आसनसोल। आसनसोल। ठीक है, एक जगह और है बहुत नजदीक वाला, बता देता हूं। एक है कृष्णा नगर। क्या है, कृष्णा नगर। कृष्णा नगर इज वेरी क्लोज टू दी कर्क रेखा, और इसके एक एग्जैक्टली इसका नीचे है एक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कोलकाता। ठीक है, क्या कहते हैं, कोलकाता। कोई बता सकता है कोलकाता इज वेरी क्लोज टू दी विच रिवर, कौन सी नदी के आसपास है। हुगली नदी के आसपास है। एग्जैक्टली ये कहां पर है, नियर टू द हुगली रिवर। कैसे इसको समझेंगे, जैसे एस को समझना, जैसे ही, ठीक है, गंगा नदी, ठीक है, बांग्लादेश में एंटर करने वाली होती है तो भारत सरकार ने वहां पर एक फरक्का बैराज बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, फरक्का बैराज। फर्क। तो वहां पर क्या होता है कि दो हिस्सों में बाइफरकेट हो जाती है गंगा नदी। एक हिस्सा जो उसको अब बांग्लादेश में जाने के बाद पद्मा कहा जाता है, तो वो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। एक हिस्सा जिसे जनरली भागीरथी और हुगली कहा जाता है, वो सीधे दक्षिण की तरफ आती है, ठीक है, सीधे एकदम सिमिलर टू दी नियर टू द बॉर्डर, वो सीधे बिल्कुल दक्षिण की तरफ आती है। तो ये दो दो धाराओं में जो बाइफरकेट होती है, जिसे भागीरथी और हुगली कहते हैं, तो हुगली के किनारे पर ही क्या है, कोलकाता है। और ऐसा कहा जाता है कि समुद्र तट से 24 किलोमीटर दूर है, ठीक है, क्या है, 24 किलोमीटर दूर है। और ये जो एक जगह है हुगली, तो आप देखोगे यहां पर एक पोर्ट भी है। क्या है, हुगली पोर्ट। क्या है, हुगली पोर्ट भी है। और हुगली पोर्ट कैसा पोर्ट है, एक टाइडल पोर्ट है। कैसा पोर्ट है, एक टाइडल पोर्ट है, ठीक है। इससे पहले हमने एक पोर्ट और पढ़ा था शुरुआत में, गुजरात में, कौन सा पोर्ट था वो, कांडला पोर्ट। एग्जैक्टली कांडला पोर्ट। तो याद रखेंगे कांडला को वर्तमान में, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्यामा प्रसाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहा जाता है। और वो पोर्ट भी टाइडल पोर्ट ही है। क्या है, टाइडल पोर्ट ही है। टाइडल पोर्ट का फायदा क्या होता है, बता सकता है कोई मुझे। सर, पांच जो सीप आती है ना, उसको मतलब आने के लिए मतलब वो करती है, फोर्स लगाती है। एग्जैक्टली समुद्र का पानी एक निश्चित समय पर आगे बढ़ता है और निश्चित समय पर पीछे हटता है। आगे बढ़ने की जो स्थिति होती है उसे ज्वार कहते हैं, और पीछे हटने की जो स्थिति होती है उसे हम भाटा कहते हैं। तो क्या होता है कि जब ये बड़े आसानी से, जब समुद्र का पानी आगे बढ़ता है तो शिप को ये हुगली तक लेके चला जाता है, ठीक है। और जब पानी धीरे धीरे पीछे हटता है तो शिप भी पीछे होता चला जाता है। और लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो हुगली पोर्ट है, ये बहुत बड़ी मात्रा में सिल्ट प्रस्तुत करता है। सिल्ट मतलब एक क्ले टाइप का मट्टी होता है, सिल्ट क्ले, जो महीन कण होते हैं, जो नदियां अपने साथ अवसाद बहाकर लाती है, तो डेल्टा का निर्माण यहाँ पर वो करती है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो ये क्या करता है, पानी उस मट्टी को बहाकर आगे तक लेके चला जाता है। दैट वाज द रीजन के जो पूर्वी घाट है भारत का, खासकर जो बंगाल जो या फिर गंगा का जो डेल्टा बनता है, वो आपको कई सौ किलोमीटर समुद्र की तट पर आगे तक देखने को मिलता है, ठीक है। सोचो कितना बड़ा रोल प्ले हो जाता है इस चीज का। तो अगर यहाँ टाइड ना आए और लगातार ही डेल्टा फॉर्म होता रहे तो यहाँ तक तो फिर हम हो गया कांड, फिर तो हो जाना था सब कुछ वगैरह। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, आसनसोल, दुर्गापुर, कृष्णनगर, कोलकाता, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हमें याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। और कोलकाता के बारे में कहा जाता है, ठीक है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हुगली पोर्ट वाला, इसको कहते हैं, ठीक है,
ओल्डेस्ट पोर्ट है ये, कैसा है? ओल्डेस्ट पोर्ट है, और ओल्डेस्ट के साथ ये लार्जेस्ट पोर्ट भी है, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्ट। कहां पर है? पूर्व का सबसे बड़ा, ठीक है, बंदरगाह भी कहलाया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको फ्रेम करने हैं और याद करने हैं, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े। सर आगे तो आसनसोल के बारे में बता दीजिए। आसनसोल इज वेरी फेमस फॉर समथिंग, जो प्रोडक्शन होता है आयरन का और उससे जुड़ी हुई तो छोटी मोटी चीजों का, उससे जाना जाता है, और अपनी एजुकेशन के लिए भी थोड़ा बहुत है, और लेबर के लिए भी जाना जाता है ये, ठीक है। चलिए, अब अगली हेडिंग बना ली, त्रिपुरा। त्रिपुरा हेडिंग बनाइए। यस सर। त्रिपुरा में सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करके लिखना उसके उत्तर में, ठीक है। जैसे त्रिपुरा की हेडिंग बनाएंगे ना, ठीक है, ये वाली, तो इसके ऊपर में लिख लेना अगरतला, बस एक लाइन लिख लेना अगरतला। यस सर। लिख लिया अगरतला? यस सर। बस इतना ही काफी है। अगली हेडिंग बना लीजिए मिजोरम। बिल्कुल सेम ऐसी हेडिंग बनाना और ऐसी लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, मिजोरम में, ठीक है। यस सर। इसके ऊपर लिखना यहां पर, ठीक है, आइजोल, और यहां लिखना आप सर शिप। थोड़ा सा इससे लिख देते हैं, सर शिप। और इसके यहां पर लिखना चंपई, यहां लिखना है इसके दक्षिण में है चंपई। चंपई बहुत अच्छी जगह है, चंपई कभी घूमने जाना। और इसके ही नीचे है सोहा डिस्ट्रिक्ट, बहुत फेमस है सोहा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। क्या लिखना? सोहा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर करंट अफेयर पढ़ना, तो करंट अफेयर में आपको मिलेगा पाला टीपो। क्या मिलेगा? पाला टीपो। पाला टीपो, पाला टीपो हाल ही में एक वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। क्या डिक्लेयर किया गया है? वेटलैंड डिक्लेयर किया है पाला टीपो को। कैडिंग माई पॉइंट, 2023 की बात है ये, यस। ठीक है। अब हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? अब ध्यान से देखना, ये जो पाला टीपो है ना, ये वाला पाला टीपो, कोई मुझे बता सकता है कि भारत में कितने हॉट स्पॉट है? चलो मैं ही बता देता हूं, ठीक है। इस चीज को देखा जाएगा पाला टीपो को, तो ये पार्ट ऑफ इंडो बर्मा हॉट स्पॉट। किसका पार्ट है ये? इंडो बर्मा हॉट स्पॉट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, पार्ट ऑफ ब्लू माउंटेन। किसका? ब्लू ब्लू माउंटेन यानी कि नीले पर्वत का पार्ट है, जिसे जनरली हम मिजो हिल्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मिजो हिल्स भी कहते हैं। तो यहां से हमारे कितने क्वेश्चन बने? हाल ही में पाला टीपो को वेटलैंड डिक्लेयर किया गया, पिछले साल ही डिक्लेयर किया गया है, और ये आप देखेंगे तो ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और बाकी सरचिप भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और आइजोल इसके उत्तर में देखने को मिलेगा। हार्डली यहाँ से 3 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं वो ये हैं। और आप ये देखेंगे इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, ठीक है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो हॉट स्पॉट है और जो दक्षिण भारत का जो हॉट स्पॉट है, ठीक है, उसके अलावा दूसरा हॉट स्पॉट भारत का ये भी है। तो इसको हम देखने के बाद पता चलता है कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण ये हॉट स्पॉट का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति था नॉर्मन मेयर, ठीक है, शायद नॉर्मन मेयर ही था, ठीक है। उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि इंसानों का जो एक हस्तक्षेप है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वायनाड के अंदर क्या आया है? वायनाड के अंदर फ्लड आया है। क्या आया है? फ्लड आया है। और ये जो फ्लड आया है, ठीक है, अब हम इसको देखें तो भारत में अलार्मिंग सिचुएशन, ठीक है, या कहें कि पहले से ही जो वार्निंग दी जाती है कि जी फला साइड पर ये होने वाला है, तो ये हमारे यहाँ सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है, कि अलार्मिंग सिस्टम है, वार्निंग सिस्टम है, उनका रोल क्या है, कैसे ये लोग फेल हो गए, ठीक है, एक इतना बड़ा डिजास्टर को प्रिडिक्ट करने के अंदर। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी उसी में शामिल है, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा सबसे बात ये कि जो लैंडस्लाइड है, ठीक है, उसका मैप अब तक क्यों नहीं बनाया जा रहा है प्रॉपरली, और हम इसको जज क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
अब कारण ये है कि ये जो पार्टिकुलर एरिया आप देखेंगे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अब ये क्या है, एक हॉट स्पॉट भी है। क्यों? क्योंकि इंसान की गतिविधियां इतनी ज्यादा यहाँ बढ़ गई हैं कि उसने जंगल का जो एक बायोस्फीयर है, जो हॉट स्पॉट है, फ्लोरा फोना है, उसको काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है। अब इंसानी हस्तक्षेप इतना बढ़ चुका है कि जिसकी वजह से इसे तप स्थल की संज्ञा दी गई है। अब ये इसलिए क्यों बढ़ा है, इसको लेकर बहुत सारी रिपोर्ट मार्केट में मौजूद है। 2011 का कस्तूरी रंगन रिपोर्ट पढ़ लेंगे, वो भी मौजूद है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके करंट अफेयर से जुड़ी हैं। अगर यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है तो डेफिनेटली यहाँ से भी ये कनेक्ट की जा सकती है। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर हम सिर्फ हॉट स्पॉट जो दक्षिण भारत का वेस्टर्न घाट वाला उसी को ना पढ़े, हम इसको भी हॉट स्पॉट को पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसका प्रोटेक्शन भारत सरकार किस तरह से कर रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़ें। यस सर। यस चलिए अब सर। हेडिंग 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 बना लो फटाफट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय। अभी भारतीय मानक समय जो है इसको देख लेते हैं एक बार, ये क्या कह रहा है। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि 82 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, जो ईस्ट वाली जो देशांतर रेखा है, कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा है। इसको हमने अपना IST माना है, क्योंकि भारत को बराबर दो भागों में बांट देती है। अब ये जब सीधी जा रही है तो यहां से कुछ राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, मैं इसको MP लिख देता हूं, ठीक है, इसका अगला है छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, और अगला है आंध्र प्रदेश। ये पांच राज्य ऐसे हैं जहां से ये पास ऑन होती है, यहां से ये गुजरती है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि इलाहाबाद का नैनी या मिर्जापुर का नैनी जो है इसके सेंटर पॉइंट पर पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है? नैनी। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से शहर इसके अगल-बगल है, कौन कौन से शहर इसके अगल-बगल नहीं है। लिखते हुए चलना, लिखते हुए चलो। लिखना IST, IST कैमूर की पहाड़ी, IST कैमूर की पहाड़ी, सोनपुर की पहाड़ी, सोनपुर की पहाड़ी, बघेलखंड, हसदेव जंगल, हसदेव जंगल, और और दंडकारे से होकर गुजरती है, और दंडकारे से होकर गुजरती है। लिख लिया? और दंडकारे से होकर गुजरती है। ठीक है, दंडकारे से होकर गुजरती है। इसके अलावा लिखेंगे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा बैकुंठपुर के नजदीक, बैकुंठपुर के नजदीक सिंगरौली शहर के पास से होकर या सिंगरौली शहर में मिलती है। बैकुंठपुर के नजदीक सिंगरौली शहर में मिलती है। ठीक है, लिख लिया? अरे ये बार बार मेरे से हो जाता है। मिटा दे इसको। यस सर। ठीक है, चलिए अगली सर हेडिंग बना लीजिए, भारतीय सीमाएं। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, भारतीय सीमाएं। आज के लिए छोड़ दीजिए सर, बस इतना ही। कितने बच्चे ऐड हुए अभी? कोई सर नहीं हुआ पूजा के सर। लिए। कितनी देरी क्लास रिकॉर्ड हो गई है देखना, 1 घंटे की हो गई क्लास?
यस सर। हम्म। हेलो। सर 10 मिनट यस। और पढ़ा दो, 1 घंटे हो जाएंगे। ठीक है। इंडियन क्योंकि बाउंड्रीज। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई थी 6:16 या 17 मिनट पे। अच्छा, और अब कितना टाइम हो रहा है? अभी तो 7:10 मिनट हुआ। अच्छा, ठीक है, तो अभी 10 मिनट क्लास और रख लेते हैं। लेकिन ठीक है, अब ध्यान से देखना भारतीय सीमाएं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये यस। पर्टिकुलर जो सारी चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है, जनरली इसको हम कहते हैं लैंड बाउंड्री। क्या कहते हैं? लैंड बाउंड्रीज। इस लैंड बाउंड्रीज को अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास 15,000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा रेखा बना रहा है। कितनी बना रहा है? 15,000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। अब इसमें जो आपका एग्जाम है, वो एग्जाम किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, उस चीज को आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं इसमें आईआर बेस्ड। कौन से क्वेश्चन बेस्ड है इसमें? आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें ज्योग्राफिकल है। क्या है? ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस है। ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस कहते हैं, कैसे हैं? क्योंकि आप देखेंगे ये पूरा का पूरा पार्टिकुलर एरिया इज कवर्ड बाय द हिमालयन रीजन। किससे कवर्ड है ये? हिमालयन क्षेत्र से घिरा हुआ है। चलिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि जो इम्पोज की गई हैं, इम्पोज्ड बाउंड्रीज। आप देखेंगे कि इम्पोज्ड या पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ठीक है, आप ध्यान से देखिए रेड क्लिफ वाला। ठीक है, इट वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश या ब्रिटिशर्स। मानते बराबर? ठीक है, माउंटबेटन प्लान के थ्रू ये क्रिएट की गई थी। ये लाइन है, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं करते। चीजों को समझेंगे हम इसमें कि ये लाइन है, बट दिस लाइन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय बोथ कंट्रीज। अब ये लाइन, ठीक है, लेकिन इसमें कोई एक्सेप्ट करता, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ पर सीमा रेखा नहीं है, बट म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। यहाँ भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, इनके साथ भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। अब इसी को हमें समझना है कि जब ये सारे का सारा फ्रेम हमारे पास है, तो इस पर कौन कौन से ऐसे टर्निंग पॉइंट्स है जहां पर बहुत सारे इश्यूज अभी हाल ही में बने हुए हैं। अगर हम इसका हिस्से की बात करें तो ये देखो, कच्छ वाला हिस्सा है। कौन सा वाला है? कच्छ, यानी कि सर क्रीक, अभी हम थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। ये जो हिस्सा आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है, ये है कश्मीर वाला हिस्सा जो हाईली डिस्प्यूटेड है। ठीक है, ये वाला हिस्सा आप देखेंगे, और इसके नीचे वाला हिस्सा सियाचिन। इसके हिस्से वाला देखेंगे डेप्सांग प्लेन। ठीक है, यहाँ वाला हिस्सा नजर आएगा तो पोंगसो झील, और ये वाला हिस्सा नजर आएगा तो सोडा प्लेन। अगर इस पूरे हिस्से को हम देखेंगे तो अक्साई चीन। इस वाले पूरे हिस्से को हम देखते हैं तो पता चलता है पीओके। इधर थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, हिमाचल से थोड़ा और नीचे,
तो पता चलेगा कि ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं उत्तरकाशी वाला, चमोली डिस्ट्रिक्ट वाला और पिथौरागढ़ वाला, तो ये हिस्सा भी अपने आप में हाईली कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, सिगोली जो पैक्ट हुआ था, जो काली नदी है, लीपू लेक दर्रा है, वहां से नदी बहती है, अब इसको लेकर भी बड़े इश्यूज हैं। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये है डोकलाम वाला पॉइंट। कौन सा है? डोकलाम इशू। इसी के नजदीक, पोंगसो के नजदीक गालवान वाला इशू है। कौन सा इशू है? गालवान वाला इशू है। यहाँ कौन सा इशू है? डोकलाम वाला इशू है। ये वाला हिस्सा आप देखेंगे किबुथु वाला, या किबुथु वाला पॉइंट वाला इशू है। ठीक है, अब यहाँ जो फर्क का बैराज है, ठीक है, ये भी है। और ये कारुवाकी वाला जो एक हिस्सा है, पर्टिकुलर एरिया, ये भी यहाँ डिस्प्यूटेड है। तो अब आपका एग्जाम इस चीज के लिए कोशिश करता है कि कैसे इन वाले हिस्से से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम आइडेंटिफाई करें। यानी कि आपको ये मान के चलिए कि यहाँ भी हमें लोकेशंस को ही आइडेंटिफाई करना है। किसको आइडेंटिफाई करना है? लोकेशंस को। लोकेशंस में क्या है? या तो वो हिल्स हो सकती है, या वो पीक हो सकता है, या वो पास हो सकता है, ठीक है, या वो प्लेन एरिया हो सकता है, या वो घाटी हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है? घाटी। या फिर वो झील हो सकती है, या फिर गोर्ज हो सकता है। ठीक है, इन चीजों से लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। हाल ही के वर्षों में चाइना से जो पश्चिमी सेक्टर है, जो करीब करीब 2200 किलोमीटर लंबा, ठीक है, एक सीमा रेखा बना रहा है, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे, यहाँ पर सोडा प्लेन आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा? सोडा प्लेन। यहाँ पर देव सांग प्लेन भी, देव सांग प्लेन नजर आएगा। यहाँ गालवान वैली या गालवान घाटी नजर आएगी। दूसरा जो प्योंगसोंग, थोड़ा प्योंगसो जो लेक है वो यहाँ पर नजर आएगा। और इसके अलावा जो बहुत सारे सेक्टर हैं, F1, F2, F3, ये बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये जो एरिया हम देख रहे हैं, जिसे जनरली हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं? अक्साई चीन, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये एक बाउंड्री है, दिस बाउंड्री इज कवर्ड बाय द चाइना एंड दिस, ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड है, ये हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है। तो यहाँ पर दो सीमा रेखा बन गई है। एक तो है मैकडोनल्ड। कौन सी सीमा रेखा बनी है? मैकडोनल्ड। एक सीमा रेखा बनी है जॉनसन। कौन सी सीमा रेखा बनी है? जॉनसन। और ईस्टर्न साइड पर आप देखेंगे, यहां पर मिलेगा मैकमोहन रेखा। क्या मिलेगा? मैकमोहन लाइन। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, और इनको समझना है कि ये जो हिस्सा यहाँ से हम देख रहे हैं, ये हिस्सा कितना, ठीक है, हाईली सेंसिटिव है, और हाल ही के वर्षों में यहाँ पर कितना ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है, और कौन कौन से एरिया से जो हाईली स्टिल डिस्प्यूटेड, यहाँ पर अभी बातचीत और समझौते की बहुत ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान के साथ देखेंगे तो सर क्रीक वाला और पीओके वाला हिस्सा, ठीक है, हाईली डिस्प्यूटेड है। ठीक है, और ये अफगानिस्तान वाला हिस्सा पीओके में ही चला गया है। अफगानिस्तान वाला हिस्सा पीओके में चला गया है। नेपाल के साथ ये जो आप देखेंगे लीपू लेक वाला दर्रा, ठीक है, लिम्पियादुरा लीपू लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि यहाँ से कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। और डोकलाम वाला इशू समझेंगे कि क्या है, प्लेट क्यू क्या है, किन दो देशों के बीच में है, कैसे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम नहीं किए जा सकते। दूसरा ये जो ट्री पॉइंट वाला हिस्सा हमने देखा था, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये जो सारे का सारा हिस्सा है, इसे ही हम पढ़ने वाले हैं कि इसको कैसे समझा जाए। अब पढ़ने के दो तरीके हैं, ठीक है, पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो हम इन इश्यूज को पढ़ेंगे, ठीक है, एक तो हम इन इश्यूज को पढ़ेंगे। दूसरा, हर एक देश के साथ जो पर्टिकुलर स्टेट कवर कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये गुजरात है, ये वाला हिस्सा राजस्थान है, और ये वाला हिस्सा पंजाब है। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बना रहे? 4। नितिन, 1 2 3 फिर 4। से सोच लो, फिर से सोच लो, नलायक को, और फिर से। और लद्दाख की गुजरात लगती है। है, जम्मू कश्मीर, ध्यान से लुक, गुजरात एक है, राजस्थान, राजस्थान 2 है, पंजाब 3 है, पंजाब, और जम्मू, जम्मू नहीं एंड वो कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर, यही गलत करोगे तुम, ठीक है, नहीं, यही गलत करोगे। 3 राज्य से लगती है और 2 यूपी ठीक है, से। यही चीज आपको पकड़ना है बस। ठीक है, तो ये जो हमें ना अपडेट वाला माइंड, उसको भी हमें रखना है। अब ये था कि ये जो राज्य सीमा रेखा बना रहे हैं, एक तो इनको आइडेंटिफाई करो। दूसरा, कौन सा राज्य कितना सीमा रेखा बना रहा है और कौन से मेजर डिस्ट्रिक्ट वहां पर लगे हुए हैं, ये देखो। राजस्थान कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा रेखा बना रहा है और कितने किलोमीटर है, और मेजर इंपॉर्टेंट लोकेशंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, यहाँ पर आपको थार मिलेगा। थार क्या है? गाड़ी तो नहीं है ना? अरे थार कार तो नहीं है, क्या है थार? गजट है। डेजर्ट है।
ठीक है, अगर यहाँ डेजर्ट है भारत की साइड में, तो इसको जो पाकिस्तान से एंटर करते हैं तो वहां क्या कहा जाता है, वो कौन सा डेजर्ट है। ठीक है, इस चीज पर भी हम बात सिंध। करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आगे एक्सटेंशन कैसे हो जाता है और ये भारत का कितना बड़ा एरिया कवर करता है। पाकिस्तान यानी पंजाब के साथ अब जाते हैं तो देखेंगे पंजाब के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा रेखा बनाते हैं और पंजाब कितने किलोमीटर की सीमा रेखा तैयार करता है। ऐसे अगर हम चाइना के साथ देखें तो यहाँ पर एक यूटी है हमारी, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो ये जो सारे राज्य हैं, इनमें से कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, और उत्तराखंड, खासकर विशेषकर उत्तराखंड पर हम चर्चा रखेंगे। हिमाचल प्रदेश से ज्यादा उत्तराखंड वाला हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तराखंड इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है, अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो उत्तराखंड में सभी चीज मिलती है। तिब्बतन हिमालय मिलेगा, मीन ग्रेट हिमालय मिलेगा, मिडिल हिमालय मिलेगा, शिवालिक हिमालय मिलेगा, भाबर मिलेगा और तराई मिलेगा, सारे एरियाज मिलेंगे। ठीक है, और एक तरह से ये वाटर डिविडेंड का भी कार्य करता है, यानी कि जल विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। इसीलिए नदी को सीमा रेखा का आधार बनाया गया था। यहाँ पर गेटिंग माय पॉइंट, सीमा रेखा का आधार बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से समझने होंगे हमें, भाई कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। और दूसरा, आपके एग्जाम वाला ये भी बात करता है कि गढ़वाल हिमालय, ठीक है, और कुमायूं हिमालय, या फिर गढ़वाल रीजन या फिर कुमायूं रीजन पे भी हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम करने हैं। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, अब उसके बाद आ जाते हैं ये वाला हिस्सा, म्यांमार पे। म्यांमार पे कौन कौन से जो एक राज्य हैं वो सीमा रेखा बना रहे हैं, और इनके अलावा ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हिस्सा देख रहे हैं जिसे जनरली हम अराकान योमा का कहते हैं, क्या कहते हैं, अराकान योमा। अब ये जो अराकान योमा है, ठीक है, इसका एक्सटेंशन भारत का एक यूटी है। इसका एक्सटेंशन भारत का एक यूटी है, उसको हम डिटेल से समझेंगे इसकी लास्ट वाली क्लास में जब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हमें देखना है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं, और इनके एक है इनर लाइन परमिट, नाम आपने शायद नहीं सुना होगा या सुना भी होगा, आईएलपी कहते हैं, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट कौन कौन से राज्यों में स्थित है, उत्तर से दक्षिण क्या है, कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बनाता है। इसके अलावा आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के आसपास के राज्य कौन से हैं, कौन से राज्य बांग्लादेश से सबसे ज्यादा ट्रेड करता है और किसकी सीमा रेखा लंबी है, और कौन से राज्य में ज्यादा डिस्प्यूटेड है, कौन सी सीमा रेखा किस लिए जानी जाती है, इन सारी चीजों में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एक 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 मार्केट है, ऐतिहासिक रूप से आप इस जगह को पढ़ेंगे, ठीक है, तो सूर्यसेन जैसे क्रांतिकारी आपने पढ़े होंगे, सूर्यसेन जैसे क्रांतिकारी, तो उनके जो युद्ध हुए हैं वो अंग्रेजों के साथ, वो पर्टिकुलर किस एरिया पे हुए थे, उनको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशंस के आधार पे। अब ये हमें समझ में आ रहा है कि करीब करीब 16 राज्य, करीब करीब 16 राज्य भारत की सीमा रेखा बना रहे हैं और 2 यूटी सीमा रेखा बना रही है। अब इन 16 राज्यों में कहते हैं कि कम से कम 90 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हैं, 90 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं। जो हम सारे डिस्ट्रिक्ट तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं हम उनको जरूर पढ़ेंगे यहाँ पर कि उनका रोल क्या है। ठीक है, अब इन सारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स को पढ़ने के बाद कितनी सीमा रेखा किसके साथ लंबी है, फिर हम इन पे बात करेंगे, आईआर पे, फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन से बात करेंगे, फिर पॉलिटिकल बाउंड्री से बात करेंगे, इनकी रचना और इनका निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है, और इसको हम डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास में, यानी कि इंडियन बाउंड्री से, और हम शुरुआत करेंगे बांग्लादेश के साथ।